नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुर्खियों के साथ। केजरीवाल को मिलेगी राहत या बढ़ेगा इंतजार? शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। महाराष्ट्र में सत्ता का सेमीफाइनल आज। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होगी वोटिंग। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच अहम मुकाबला। दिल्ली में बिजली बिल के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। जनता से लूट के खिलाफ सचिवालय पर होगा प्रदर्शन। पार्टी सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की करेगी मांग। यूपी में बाढ़ से बिगड़े हालात। ग्राउंड जीरो पर योगी आदित्यनाथ अफसरों को किया तलब। प्रदेश भर में आज आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का अलर्ट। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड आज करेंगे विश्वास मत का सामना। विश्वास मत से पहले विपक्षी दलों ने नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल ने अपने सदस्यों के लिए व्हिप किया जारी। अमेरिका ने यूक्रेन को $225 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा की। जेलेंस्की ने नाटो सहयोगियों से रूसी क्षेत्र में यूक्रेनी हमलों पर प्रतिबंध हटाने का किया आग्रह। और खेल की खबरों में विंबलडन में पुरुष एकल के सेमीफाइनल में मेदवेदेव, अल्कराज और जोकोविच मुसेटी के बीच मुकाबला आज। वहीं इटली की जस्मिन पाउलिनी और चेक गणराज्य के बारबोरा केजिकोवा ने महिला एकल के फाइनल में बनाई अपनी जगह। तो ये थी सुबह की ताजा तरीन सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां दिल्ली में कथित आबकारी नीति से घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कथित शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। तो वहीं शराब नीति केस में ईडी ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। 208 पेजों की चार्जशीट में केजरीवाल को मामले का किंग पिन और साजिशकर्ता बताया गया। इस चार्जशीट में कहा गया कि घोटाले से मिला हुआ सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। और अगली खबर है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज चुनाव होने जा रहा है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए कुल 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद में वोटों की गिनती शाम 5 बजे की जाएगी। राज्य विधानमंडल की ऊपरी सदन के 11 सदस्य 27 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। महायुति ने 9 उम्मीदवार खड़े किए, तो वहीं महाविकास अघाड़ी ने 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। क्रॉस वोटिंग के डर से महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी अब शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को कब्जे में लेना भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में विधान परिषद का ये चुनाव इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच ये पहला मुकाबला है और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को काफी अहम माना जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात दिल्ली की, जहां दिल्ली वासियों को जल संकट के बाद अब बिजली के बढ़े हुए दामों की भी मार झेलनी पड़ेगी। दरअसल भाजपा पार्टी बिजली बिल के खिलाफ सचिवालय पर प्रदर्शन आज करेगी और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करेगी। पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों ने साठगांठ कर जनता से पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला है। दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली वासियों को 2 तरह से लूट रही है। एक तरफ पीपीएसी के नाम पर 8.75% बिजली के बिल में बढ़ोतरी की गई, तो वहीं दूसरी ओर पेंशन के नाम पर 7% अतिरिक्त शुल्क लिया गया। ये दोनों शुल्क बिल में बिना बताए बढ़ाए गए हैं। इसके चलते दिल्ली के उपभोक्ताओं का बिजली बिल 1.5 गुना बढ़कर आ रहा है। दरअसल बिजली के मूल्य में हुई बढ़ोतरी मई के महीने से जोड़ी जाएगी, यानी 1 मई के बाद खर्च की गई बिजली का बिल
बढ़े हुए दाम के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं जुलाई में आने वाले बिलों में ये बढ़ोतरी नजर आएगी और ये 1 मई से 3 मई के बीच 3 महीने के लिए लागू होगी। साथ ही आपको बताएं कि हैरानी की बात इसमें यह आ रही है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC की ओर से बुनियादी बिजली शुल्क में संशोधन नहीं किए जाने के बावजूद दिल्ली के लोगों को बिजली के बिलों में बढ़ोतरी का सामना करना होगा। साउथ और वेस्ट दिल्ली को बिजली की सप्लाई करने वाली BSES राजधानी पावर लिमिटेड का PPAC 35.83% तक बढ़ा है, जबकि ईस्ट और मध्य दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाली BSES यमुना पावर लिमिटेड का PPAC 37.75% तक बढ़ा है। जबकि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद जो कि NDMC जो शहर के सबसे पॉश इलाकों में पावर सप्लाई करती है, उसका PPAC सबसे ज्यादा यानी 38.75% है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब उत्तर प्रदेश की, जहां नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से इस वक्त 12 जिले जो हैं बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई गांवों का संपर्क सड़क से कट चुका है। इन जिलों में अगर देखा जाए तो 633 गांवों की 7,97,176 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है। सबसे ज्यादा शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बदायूं, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा और बलरामपुर प्रभावित हैं। शाहजहांपुर में खन्नौत नदी के बाद गर्रा नदी की बाढ़ ने कहर बरपाया है। गर्रा नदी का पानी लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने से यातायात भी बंद कर दिया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पानी घुस जाने की वजह से सेवाएं वहां पर भी ठप हो गई हैं, लेकिन और लगभग 250 मरीज दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किए गए हैं। तो वहीं आसपास के 15 से 20 कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुसा। लोग जरूरी सामान लेकर पलायन करते हुए नजर आए। खीरी के धौरहरा में प्रशासन और NDRF की टीम ने शारदा नदी के पार से 24 लोगों को सुरक्षित निकाला। पिछले 24 घंटों में डूबने में से एक व आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। शारदा, घाघरा, बूढ़ी राप्ती, क्वानों के साथ ही अब राप्ती के भी उफनाने के से गोरखपुर में भी बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ संबंधित कार्यों में लापरवाही एवं क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले 5 जिले के ADM, FR और आपदा विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण तलब किया है। इन 5 जिलों के लापरवाह अधिकारियों को 2 दिन में अपना स्पष्टीकरण देना होगा। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो CM योगी सख्त कार्रवाई भी कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त बलरामपुर और श्रावस्ती का गुरुवार को निरीक्षण भी किया और राहत सामग्री भी वितरित की। सुबह से ही जो NH-24 है वहाँ पे नैनीताल ढाबे के सामने पानी आया हुआ है, तो सुबह से लगातार हमारा फोर्स लगा हुआ है और कटरा से भी डाइवर्जन करवाया हुआ है। साथ ही साथ सीतापुर की तरफ से भी जो भारी वाहन आ रहे हैं, छोटे वाहन आ रहे हैं, उनका भी डाइवर्जन करवाया हुआ है। लगातार अगल बगल के जनपदों के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और जो भारी वाहनों को हमारा फोर्स है वो लगकर उसको लगातार निकाल रहा है। ट्रैफिक चल रहा है, धीरे चल रहा है लेकिन सुचारू रूप से चल रहा है। अगर उसके बावजूद कोई दिक्कत आएगी तो जो भारी वाहन है और जो छोटे वाहन है उनको और भी अन्य जगह से डाइवर्ट करवाया जाएगा। और वहीं असम में बारिश कम होने से बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ प्रमुख स्थानों और सहायक नदियों बुरी हिडिंग और दिसांग और कुशियारा का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। राज्य के करीब 13.9 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के 26 जिलों के 2500 से ज्यादा गांव अभी भी जलमग्न हैं। 41,000 से ज्यादा बाढ़ पीड़ित 299 राहत शिविरों में रह रहे हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या फिलहाल 83 है। कल बाढ़ के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। और इसी बीच चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पड़ोसी देश नेपाल से। सीधा रुख करेंगे इस बड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि नेपाल में भूस्खलन के कारण 2 बस त्रिशूली नदी में गिर गई हैं। यह हादसा इस वक्त सामने आया पड़ोसी देश नेपाल से, जहां आपको बता दें कि इन दोनों बसों में कई सारे यात्री इस वक्त सवार थे। 63 यात्री इसमें सवार थे और आज सुबह करीब 3:30 पर यह भीषण हादसा सामने आया है। तो नेपाल में भूस्खलन के कारण 2 बस जो हैं वो त्रिशूली नदी में गिरी हैं और इस पूरे मामले को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। 63 यात्री इन बस में सवार थे
और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारी सहयोगी श्वेता इस वक्त जुड़ गई हैं काठमांडू से। श्वेता, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस हादसे को लेकर? आज सुबह 3:30 बजे हुआ था और 2 बसेस थी। एक जो काठमांडू से रोहतास जा रही थी जिसमें लगभग 41 लोग सवार थे और दूसरी बस थी जो काठमांडू से कीर्तन जा रही थी, इसमें 24 लोग सवार थे। जी, दोनों बसेस त्रिशूली नदी में हुई है और एक्चुअली सुबह के टाइम में देखिए जब कोई हादसा होता है तो नुकसान ज्यादा होता है, रोशनी नहीं होती है। और अभी क्योंकि बाढ़ यहाँ बहुत तूफान में है, लगभग नेपाल की सारी नदियों पे बाढ़ आया हुआ है, तो उस और बारिश लगातार हो रही है, बारिश कम हो रही है, तो इस कारण से जो गंभीरता है इस एक्टिविटी को बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री दहल ने एडवाइस दिया है प्रशासन को कि वो सिचुएशन दे और बचाव कार्य में जुड़ जाए। बस ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है और बाढ़ के कारण अभी थोड़ी और मुश्किल बढ़ गई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो आज सुबह करीब 3:30 बजे ये हादसा हुआ है। फिलहाल नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया है। इसी के साथ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की 3 दिवसीय बैठक आज से झारखंड के रांची में शुरू हो रही है। इस बैठक में सर संघचालक मोहन भागवत के अलावा सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले सहित अखिल भारतीय कार्य समिति के सभी सदस्य, प्रचारक प्रमुख, क्षेत्र प्रचारक और सभी प्रांत प्रचारक भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस 3 दिवसीय बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर आग्रह और उपक्रमों पर विचार विमर्श किया जाएगा। और वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता प्राप्त करने के अधिकार पर सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले का विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया है। और इस फैसले के अनुसार मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। शीर्ष अदालत के इस निर्णय पर विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। क्या कुछ कहना उनका, आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का हक जायज़ ठहराया है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उनको ये हक मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन। सर, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य है और केवल स्वागत योग्य नहीं, अनुकरणीय है। हम पूरे देश की सभी राज्य सरकारों से ये अपील करते हैं वो आगे बढ़ें। जो अधिकार बाकी धर्मों की महिलाओं को है वो इनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? अब वो समय गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मुस्लिम महिलाओं को खुली हवा में सांस लेने का एक और मौका मिला है। ये फैसला ठीक वैसा ही है 23 अप्रैल 1985 को साहबानो केस में कोर्ट ने दिया था और तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने इसको फिर पलट दिया था। क्या कहेंगे? अब मुस्लिम वोट बैंक की दासी सरकार नहीं है। वो झुक गए थे चंद कठमुल्लाओं की धमकी के आगे। धमकी आज भी मिल रही है, लेकिन ये भूल रहे हैं भारत बदल चुका है। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने इसे मजहबी आज़ादी और उनके जो अधिकार हैं उन पर हमला बताया। मुस्लिम धर्मावलंबी ना कहें, उनका एक वर्ग कहें, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जो आगे आकर इसका स्वागत कर रहा है। महिलाओं के संगठन हैं जो आकर इसका स्वागत कर रहे हैं। बढ़ती आबादी देश के संसाधनों पर भी भारी पड़ रही है। यूसीसी कोड को लेकर सरकार के कई मंत्री अपना वक्तव्य भी दे चुके हैं। क्या कहना है आपका? केवल सरकारों के मंत्रियों ने वक्तव्य दिए हों ऐसा नहीं है, ये हमारी न्यायपालिका कह चुकी है। इसलिए डेमोग्राफिक इम्बैलेंस भी रुके और कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी आए। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन, जिनका मानना है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत संविधान ने मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को जो गुजारा भत्ते का हक दिया है वो स्वागत योग्य है। तत्काल इसको राज्य सरकारों को न केवल लागू करना चाहिए बल्कि इनके हित में आगे भी बढ़ना चाहिए। मेरे सगी कैमरामैन भीम सिंह के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए, समाचार लगातार जारी हैं डीडी न्यूज पर, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH
स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अग्निपथ योजना को लेकर। दरअसल ये योजना को लेकर फैलाए जा रहे भ्रमों को विभिन्न अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों ने दूर किया है। अग्निवीरों को 4 साल तक सेना में अपनी सेवा प्रदान करने के बाद सेवा समाप्त होने के बाद अर्धसैनिक बलों में प्राथमिकता के साथ 10% का आरक्षण भी दिया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं इस पर आधारित ये रिपोर्ट। आज के वक्त में युद्ध की प्रकृति व्यापक रूप से बदल चुकी है। ऐसे में न सिर्फ जल, थल और वायु बल्कि साइबर अटैक, इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई से भी कई प्रकार के खतरे हैं। ऐसे में बेहतर, सुसज्जित और अधिक तैयार सेना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ऐसे में देश के लिए एक युवा और सुसज्जित सशस्त्र बल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार ने अग्निपथ योजना तैयार की। केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए योजना की शुरुआत की। योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाता है। ये योजना युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में सेवा की अनुमति देती है। इस योजना से सेना की युवा प्रोफाइल को सक्षम किया जाएगा। अग्निवीरों को मिलने वाले लाभों की बात की जाए तो 4 साल की सेवा के बाद 25% सैनिकों को सेना में 15 साल के लिए पुनर्नियुक्ति मिलेगी। साथ ही सेवा अवधि पूरे होने पर एक मुश्त 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि का भुगतान किया जाएगा और 4 साल की अवधि के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी प्राप्त होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण सुनिश्चित कर चुका है। सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल सिंह के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों को सीआरपीएफ में लेने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमारा सीआरपीएफ का जो हमारा आरआर है वो भी अमेंड होके आ गया है, जिसमें कि ऑलरेडी अग्निवीर को लेने का प्रावधान कर लिया गया है। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है, और जो सेकंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। इतना ही नहीं, सीआईएसएफ में भी भर्तियों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बात की जानकारी दी सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह ने। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। सशस्त्र सेना बल में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। पूर्व अग्निवीरों को एसएसबी में भर्ती के दौरान उम्र की रियायत भी दी जाएगी। सशस्त्र सीमा बल में रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। यह संशोधन हमारे एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पहला बैच आएगा उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। सीमा सुरक्षा बल के डीजी ने कहा कि अग्निवीरों के किसी भी बल में शामिल होने से उस बल को लाभ होगा। 4 साल इन्होंने मशक्कत की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। आरपीएफ बहुत उत्सुक है कि जब अग्निवीर आए हम उनका स्वागत करें अपने बल में, और उनके आने से
आरपीएफ को भी एक नई ऊर्जा, एक नई गति और एक नया मनोबल मिलेगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार इनके पुनर्वास के लिए और भी कई कार्यक्रम चलाने की तैयारियां पूरी कर चुकी है। इनके लिए स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स जैसे कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। साथ ही असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता की घोषणा भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां केरल के तिरुवनंतपुरम में देश का पहला सेमी ऑटोमेटेड और डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह आज अपने ट्रायल रन के लिए पूरी तरह तैयार है। समारोह में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन मौजूद रहेंगे। गुरुवार को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मक्स के जहाज सैन फर्नांडो ने 2000 से ज्यादा कंटेनरों के साथ बंदरगाह पहुंचकर इतिहास रच दिया। हर साल 10 लाख कंटेनरों को संभालने की क्षमता के साथ बंदरगाह के इस साल सितंबर या अक्टूबर तक शुरू होने की भी उम्मीद है। परीक्षण के दौरान इसका बर्थ सिर्फ एक मदरशिप को संभाल सकता है, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद एक ही समय में ये 2 मदर जहाजों को संभालने में सक्षम होगा। परियोजना का दूसरा और तीसरा चरण 2028 में पूरा करने की योजना है और ये दुनिया के सबसे ग्रीन पोर्ट में से एक होगा। ये पोर्ट रणनीतिक रूप से ऐसी जगह स्थित है जहां से केवल 10 समुद्री मील की दूरी पर यूरोप, पर्शियन गल्फ और फॉर ईस्ट को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग है। विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की खासियतों पर अगर हम नजर डालते हैं तो उसकी खासियत भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये एक आधुनिक उपकरणों, एडवांस्ड ऑटोमेशन और IT टेक्नोलॉजी से लैस देश का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है जिसकी गहराई 20 से 24 मीटर है। यहाँ समुद्र का तल चट्टानी है जो बहुत दुर्लभ है। विझिंजम बंदरगाह ने देश को विश्व शिपिंग बिजनेस के पटल पर ला दिया है। ये बंदरगाह वैश्विक स्तर पर 6ठे या 7वें स्थान पर होगा। ये बंदरगाह शुरू होने के बाद हर साल करीब 10 लाख कंटेनरों को संभालने में सक्षम होगा। ये पोर्ट रणनीतिक रूप से ऐसी जगह स्थित है जहां से सिर्फ 10 समुद्री मील की दूरी पर यूरोप, पर्शियन गल्फ, फॉर ईस्ट को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग भी है। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पड़ोसी देश नेपाल की, जहां नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज विश्वास मत का सामना करेंगे। तो वहीं कल नेपाली कांग्रेस और CPN UML ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी करके उनके खिलाफ मतदान करने का निर्देश दिया है। सत्तारूढ़ गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी KP शर्मा ओली नीत CPN UML ने पिछले हफ्ते प्रचंड की नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता साझेदारी संबंधित समझौता किया था। वहीं लेटेस्ट न्यूज और अपडेट के लिए देखिए आप हमारा 8 बजे हमारा खास शो नया सवेरा। अभी हम आपको छोड़ जाते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी एक खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या असंतुलित महसूस करने की अनुभूति है जो कई कारणों से हो सकती है। वर्टिगो के मुख्य कारण मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में उत्पन्न होते हैं, जबकि पेरिफेरल वर्टिगो
आंतरिक कान में होने वाली समस्या की वजह से होता है। बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो चक्कर आने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। वर्टिगो जो हम अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो चक्कर आने में दो तरह से पेशेंट आएगा, या तो आसपास का कमरा घूम रहा है या उसका सर घूम रहा है। क्योंकि हमारा बैलेंस जो बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला है कान का अंदर वाला हिस्सा जो बैलेंस बनाता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है ब्रेन, जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। और तीसरा है सेंसेशन, जो हमारा जॉइंट है और मांसपेशियां हैं वहाँ से। जब तीनों चीज़ें सिंक्रोनस होकर काम करेंगी तो हमारा बैलेंस ठीक रहेगा। इनमें से कोई भी एक चीज़ गड़बड़ होगी तो हमें चक्कर महसूस होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप नाक कान गला विशेषज्ञ को दिखाएं। वर्टिगो के लक्षण अचानक विकसित हो सकते हैं, जो कुछ सेकंड तक रह सकते हैं या बहुत लंबे समय तक भी चल सकते हैं। यदि आपको गंभीर वर्टिगो है तो उसके लक्षण लगातार हो सकते हैं और कई दिनों तक रह सकते हैं, जिससे सामान्य जीवन में कठिनाई हो सकती है। BPPV यानी बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो के मामलों में कुछ विशेष एक्सरसाइज या व्यायाम करना सहायक सिद्ध हो सकता है। तो वर्टिगो है जिसको हम पेरिफेरल वर्टिगो बोलते हैं, जो कान की वजह से होता है, उसमें मरीज को उल्टी भी साथ में आती है। जब चक्कर आएगा तो उल्टी आएगी। और ऐसे केसेस में जो दवाइयों का रोल है लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, वो बिगिनिंग में जब तेज चक्कर आ रहे हैं उसको हम 1 या 2 हफ्ते दवाइयाँ देते हैं। साथ साथ में हम कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिससे कि बॉडी अपना बैलेंस रीगेन करे। उसका पर्पज़ होता है कि हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करें और जो कान की वजह से दिक्कत हो रही है उसको ब्रेन ओवरटेक कर ले। इसमें कॉमन अगर मैं बात करूं तो आँख की एक्सरसाइज, जैसे लेफ़्ट लेके जाएं धीरे, फिर राइट पूरा, फिर ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके जाएं, और इसको फिर जल्दी जल्दी करना है। ऐसी गर्दन की एक्सरसाइज, आप गर्दन को पीछे टच करिए छाती के साथ, फिर आप पीछे ऊपर लेके जाइए, फिर आप साइडवेज पूरा टर्न करें, फिर अदर साइड, पहले स्लो फिर जल्दी जल्दी। इसके अलावा आप कंधों को रोल कर सकते हैं। आप सिंपली ऐसे करें और कंधों को रोल करें क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये सब एक्सरसाइज हैं। इसके अलावा आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, वो भी आप कर सकते हैं। यदि आपको वर्टिगो यानी चक्कर आने की समस्या हो रही है तो इसके कारण की पहचान करना आवश्यक है और विशेषज्ञ की सलाह अनुसार सही इलाज करवाना महत्वपूर्ण है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।